हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसाइट। आज हम देखेंगे 14 फरवरी 2024 द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स वीडियो में बने रहे। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुल 12 आर्टिकल और एडिटोरियल है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे दिया है। और न्यूज़पेपर की हेडिंग है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन मणिपुर डेज आफ्टर सीएम एग्जिट। तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो गई। गवर्नर के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगाया। तो अभी प्रेसिडेंट रूल लग गया तो मणिपुर अब सीधा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है और गवर्नर प्रेसिडेंट के ओर से मणिपुर को संभालेंगे। और बाद में मणिपुर नॉर्मल हो जाएगा तब इलेक्शन कराए जाएंगे सरकार बनाने के लिए। अब हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेती है और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के द्वारा। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है। जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर पाती तब, या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तब, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी खो दे तब, या फिर इलेक्शन बराबर तरीके से नहीं होता है तब, इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और मणिपुर में क्यों लगाया गया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पाई और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन नहीं कर पाई। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वहाँ स्टेट असेंबली डिसॉल्व या फिर सस्पेंड हो जाती है। दूसरा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करता है उस स्टेट को प्रेसिडेंट के गाइडेंस में। तीसरा, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की सभी पावर्स गवर्नर के पास चली जाती है। और स्टेट असेंबली की जगह पार्लियामेंट लॉज बनाता है उस स्टेट के लिए। फिर हम देखते हैं ड्यूरेशन कितने दिनों के लिए रहता है प्रेसिडेंट रूल। तो शुरुआत में 6 महीनों के लिए रहता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है हर 6 महीने में पार्लियामेंट के अप्रूवल से 3 साल के लिए तक 3 साल तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सभी अभी हम देखते हैं कि सेकेंड आर्टिकल जो हमारे हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे ही आया है और इकोनॉमी से रिलेट करता है, जो कि है इनकम टैक्स बिल 2025। और न्यूज़पेपर में हेडिंग है फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स इनकम टैक्स बिल 2025 इन लोकसभा। मतलब बिल अभी पास नहीं हुआ है लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में बिल को प्रपोज किया है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया है। बिल का एम है कि हर व्यक्ति के लिए और बिजनेस
के लिए टैक्स के लॉस को सिंप्लीफाई करना और टैक्स बर्डन को कम करना। टैक्स पेयर को न्यू टैक्स स्लैब और छूट लागू की गई है। जो छोटे बिजनेसेस है और स्टार्टअप है उनके लिए इंसेंटिव्स है और एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी। अब हम जानते हैं कि इनकम टैक्स बिल होता क्या है। तो इनकम टैक्स बिल हमें लॉज प्रोवाइड करता है कि इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, उसका कलेक्शन कैसा होगा और उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा। इनकम टैक्स बिल को पार्लियामेंट अप्रूवल के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इनकम टैक्स लॉज से हम टैक्स रेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, नए रूल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पहले की गलतियों को सुधार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं इनकम टैक्स बिल के। तो जैसे मैंने कहा था, टैक्स स्लैब और रेट्स ऑफर किए जाते हैं इंडिविजुअल और बिजनेसेस के लिए। फिर रूल्स, टैक्स भरने के लिए पेनल्टीज़ और रिफंड के रूल्स बताए जाते हैं। प्रोविज़न होते हैं टैक्स चोरी को रोकने के लिए और रेगुलेशन के लिए। तो इनकम टैक्स बिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? टैक्स कलेक्शन जो है वो फेयर हो ताकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्कीम में उसका यूज़ हो सके। इनकम टैक्स बिल इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और रिसोर्स के एलोकेशन के लिए टैक्स बेनिफिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ावा देता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है बर्ड फ्लू। यह आर्टिकल आया है पेज 3 पे और ये इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। न्यूज़पेपर हेडिंग है बर्ड फ्लू, AP डिक्लेयर 4 एरियाज एज बायोसिक्योरिटी जोन्स। यह आर्टिकल पहले भी आया है और उसमें बताया था कि AP तेलंगाना में हाई अलर्ट लग गया है। और आज के आर्टिकल में आया है कि आंध्र प्रदेश के 4 एरियाज़ को बायोसिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया गया है। तो देखते हैं इसके डिटेल एनालिसिस। बर्ड फ्लू ज़्यादा बढ़ने के कारण तेलंगाना में हाई अलर्ट लगाया था। बर्ड फ्लू आखिर है क्या? तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो बर्ड्स में होता है और बर्ड से ह्यूमन में भी स्प्रेड होता है। तो बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस और उसके वेरिएंट्स से। बर्ड फ्लू पोल्ट्री में तेज़ी से बढ़ता है और उसके कारण बड़ी संख्या में बर्ड की डेथ होती है। तो तेलंगाना में हाई अलर्ट लगने का रीज़न यही था कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ के बर्ड फ्लू का रिस्क बढ़ गया था। एग्रीकल्चर और पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी रिस्क बना हुआ है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो वेटलैंड और बर्ड्स के माइग्रेटिंग पैटर्न को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया है। गवर्नमेंट ने पोल्ट्री फार्म्स, वेटलैंड और बर्ड के हैबिटेट पर निगरानी रखी है। फिर स्क्रीनिंग, बर्ड्स इन्फेक्टेड है या नहीं, जल्द से पता लगाने के लिए पक्षियों की जांच बढ़ाई है। फिर क्वारंटाइन, इन्फेक्टेड एरियाज़ को क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि वायरस और स्प्रेड ना हो सके। फिर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि अगर कोई सिम्टम्स इंसानों में दिख रहे हो, जैसे फीवर, कफ, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, तो तुरंत जांच कराएं।
फिर हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट पोएट्री और एग्रीकल्चर पे। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट, बर्ड्स और बर्ड्स प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। फिर डिसइंफेक्शन फार्म्स को बायोसिक्योरिटी मेजर का पालन करना आवश्यक है। फिर ह्यूमन के हेल्थ को कौन से रिस्क है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो रेयर है, लेकिन अगर ह्यूमन इन्फेक्टेड बर्ड के क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए एक्शन प्लान में सबसे पहले आता है कूलिंग इन्फेक्टेड बर्ड्स, मतलब इन्फेक्टेड बर्ड को नष्ट कर देना। फिर डिसइंफेक्शन ऑपरेशन, मतलब सभी इन्फेक्टेड एरियाज़ में कीटनाशक का इस्तेमाल करना। और बर्ड्स के माइग्रेशन पर ध्यान देना कि वह कितने डिस्टेंस तक माइग्रेट हो सकते हैं। और लास्ट एडवाइजरी फॉर पब्लिक, अवॉइड कांटेक्ट, यानी बीमार या मरे हुए बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना। फिर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, और अगर किसी पक्षी का बिहेवियर अनयूजुअल हो या फिर मरा हुआ पक्षी दिखे तो रिपोर्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एरो इंडिया 2025। तो ये आर्टिकल आया है पेज 3 पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और न्यूज़पेपर में हेडिंग है एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया एक एयर शो है, एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। यह मिलिट्री एंड सिविल एविएशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट और एरोस्पेस इनोवेशन यहाँ देखने को मिलती है। इसका आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स में किया गया था। तो ये 10 से 4 तारीख में फरवरी के मंथ में कंप्लीट हुआ है। और इसके हाईलाइट की बात करें तो यह शो फरवरी में 2025 में हुआ, और इसमें हवाई प्रदर्शन, एयरक्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन हुआ। दुनिया भर से एरोस्पेस कंपनीज, डिफेंस मैन्युफैक्चर और गवर्नमेंट डेलीगेशन भी शामिल थे, और इसका मेन फोकस था मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना। इसमें लेटेस्ट फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को दिखाया गया। भारत और विदेशी कंपनी के बीच नए डिफेंस एग्रीमेंट और डील्स भी हुई। अगर हम बात करें एरो इंडिया की इम्पोर्टेंस की, तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चर को प्रमोट करता है और इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करता है। यह भारत को ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में मजबूत करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी के लिए नए मौके मिलेंगे। यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खोलेगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है फ्री मूवमेंट। तो फ्री मूवमेंट क्या है? भारत और म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां लोग पीढ़ियों से एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत दोनों देशों के लोग बिना वीज़ा के सीमा पार कर सकते हैं, जिसमें उनका आना जाना आसान हो जाता है। इस नीति के तहत लोग काम, व्यापार और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने पड़ोसी के घर जाता है। फ्री मूवमेंट के लिए 22 गेट,
तो भारत म्यांमार सीमा पर 22 खास गेट बनाए गए हैं ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के आने जाने की सुविधा मिले। ये गेट स्थानीय समुदायों के लिए एक तरह से सीमा पार दरवाजे की तरह है, जिससे वे अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए आसानी से आ जा सकें। इनका मकसद सिर्फ आवाजाही को आसान बनाना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना भी है। इससे छोटे व्यापारियों, छात्रों और परिवारों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। फिर उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे हम। यह नीति उन जनजातियों और समुदायों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सालों से सीमा के दोनों तरफ बसे हुए हैं और जिनके रिश्तेदार दूसरे देश में रहते हैं। इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को अच्छा लाभ होता है, क्योंकि वे आसानी से अपने उत्पाद बेच सकते हैं और नया सामान खरीद सकते हैं। भारत और म्यांमार के बीच दोस्ती और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए भी यह नीति अहम भूमिका निभाती है। बेहतर आवाजाही से सीमावर्ती इलाकों का विकास होता है, जिससे सड़कें, बाजार और अन्य सुविधा भी बेहतर होती है। फिर अभी हम देखते हैं इनकी चैलेंजेस। जहाँ ये नीति फ़ायदेमंद है, वहीं इसके कुछ जोखिम भी हैं, जैसे अवैध तस्करी, ड्रग्स की समस्या और सुरक्षा संबंधी खतरे। कुछ इलाकों में उग्रवादी गट सक्रिय है, जिससे सीमा पार की गतिविधियां पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियम और सतर्क निगरानी की ज़रूरत है, ताकि इसका लाभ सिर्फ आम लोगों को ही मिले, न कि गलत तत्वों को। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है CDRI। तो CDRI क्या है? कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ास्टर प्रूफ बनाने में काम करती है। इसका मकसद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीकॉम नेटवर्क को नेचुरल डिजास्टर से बचाना है। तो टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो कोस्टल एरिया में साइक्लोन, फ्लड और सुनामी जैसे आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। टेलीकॉम नेटवर्क लोगों को जोड़ने, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा रोल निभाते हैं। अगर टेलीकॉम सिस्टम डैमेज हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो सकती है और इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है। तो अभी इसकी सिफारिशें देखते हैं। टेलीकॉम टावरों को मजबूत बनाया जाए ताकि वे तेज़ हवाओं और बाढ़ को झेल सकें। डिजास्टर रेजिलेंट मटेरियल का इस्तेमाल हो ताकि नेटवर्क जल्दी ख़राब ना हो। बैकअप पावर सोर्स जैसे सोलर एनर्जी लगाया जाए ताकि कम्युनिकेशन बिना रुके चलता रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम को टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए, जिससे डिजास्टर आने से पहले ही अलर्ट भेजा जा सके। टेलीकॉम कंपनियों और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यह क्यों ज़रूरी है? डिजास्टर के दौरान बिना रुके कम्युनिकेशन बना रहता है। रेस्क्यू और इवैक्यूएशन तेज़ी से हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी सुरक्षित रहती है। तटीय इलाकों में रहने वाली लोगों की सुरक्षा बढ़ती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है राफेल M। तो राफेल M क्या है? राफेल M दरअसल राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है, जिसे खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसकी खासियत है कि
यह छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है, यानी इसे समुद्र में भी तैनात भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। भारत और राफेल एम की डील क्यों खास है? भारत जल्द ही राफेल एम खरीदने का समझौता करने जा रहा है, जिससे नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। अब भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 के फाइटर जेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें राफेल एम से रिप्लेस किया जाएगा। डील साइन होने के 4 साल बाद भारत को ये राफेल जेट्स मिलना शुरू होंगे। भारत के लिए राफेल एम क्यों ज़रूरी है? भारतीय नौसेना को ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, जिससे हमारी समुद्री सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होकर भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। इससे लेटेस्ट वेपन्स, मॉडर्न रडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे यह दुश्मन के लिए पकड़ना मुश्किल होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की हवाई ताकत बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे चीन और दूसरे देशों के बढ़ते दबाव का जवाब दिया जा सके। और आगे क्या होगा? डील की फाइनल शर्तें तय की जाएंगी और फिर भारत इसे साइन करेगा। भारतीय पायलट और टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे इन जेट्स को अच्छे से ऑपरेट और मेंटेन कर सके। जैसे ही जेट्स भारत आएंगे, इन्हें भारतीय नौसेना के ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। यह एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे लग सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी शामिल है। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो यह गंभीर समस्या बन सकता है, जिससे ऑर्गन फेलियर या जान भी जा सकती है। तो मलेरिया को हराना अब मुमकिन है। कैसे? लोग अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं और मच्छरों से बचाव के उपाय कर रहे हैं, जैसे मच्छरदानी और कीटनाशकों का इस्तेमाल। नई मलेरिया वैक्सीन RTS और R21 ने संक्रमण को कम करने में अच्छे नतीजे दिखाए हैं। हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर हो रहा है, जिससे लोग समय पर इलाज करा पा रहे हैं। तो इसमें अभी मलेरिया वैक्सीन से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स। वैक्सीन की सप्लाई अभी सीमित है, यानी हर ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाएगा। वैक्सीन महंगी है, जिससे गरीब देशों में इसे पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो वो हर देश में वैक्सीन नहीं पहुंच पाएंगी महंगी होने के कारण। फिर दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन को सही तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती है। वैक्सीन 100% असरदार नहीं है, यानी इसे लेने के बाद भी अन्य बचाव के तरीकों को अपनाना ज़रूरी है। मलेरिया को पैरासाइट समय के साथ खुद को बदल सकता है, जिससे वैक्सीन उतनी असरदार न रहे। अब आगे क्या किया जाना चाहिए? वैक्सीन का उत्पादन और फंडिंग बढ़ानी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बेहतर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, खासकर उन इलाकों में जहां मलेरिया का खतरा ज़्यादा है। सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, मच्छरदानी, कीटनाशक और साफ़ सफाई जैसे उपाय भी जारी रखने होंगे और रिसर्च करनी होगी ताकि भविष्य में मलेरिया के नए रूपों से भी बचा जा सके।
अच्छी बात यह है कि मलेरिया से लड़ाई अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन इसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेडिकल एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है ये? मेडिकल एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और संस्थान दुनिया भर में फैल रहे हैं। एक देश का मेडिकल डिग्री अब दूसरे देश में भी माना जाता है। छात्रों, शिक्षकों और स्वास्थ्य के विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है। मेडिकल एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स। शिक्षा की गुणवत्ता। कई विकासशील देशों में मेडिकल स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर अलग अलग होने के कारण छात्रों को अलग अलग स्तर की शिक्षा मिल रही है, जो आखिरकार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। कई बार टीचिंग मेथड्स और करिकुलम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्ति नहीं होगी। भारत में ब्रेन ड्रेन। भारतीय छात्र अक्सर बेहतर शिक्षा और करियर के अवसरों के लिए विदेश जाते हैं। इसमें भारत में कुशल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी हो जाती है, जो हमारी मेडिकल सेवाओं पर असर डालता है। लॉस ऑफ टैलेंट का मतलब है कि भारत में मेडिकल रिसर्च और विकास भी प्रभावित होते हैं। शिक्षा का खर्च। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी होती है, जो बहुत से छात्रों के लिए बहुत से भी बाहर होती है। इस खर्च के चलते छात्र को भारी स्टूडेंट लोन उठाने पड़ते हैं, जिन्हें चुकाने के लिए सालों लग जाते हैं। कभी कभी विदेश में पढ़ाई करना अपने ही देश में पढ़ाई करने से भी ज़्यादा महंगा साबित होता है। सांस्कृतिक और नैतिक चुनौतियाँ, चैलेंजेस। देशों में मेडिकल प्रैक्टिस और एथिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ केयर को प्रभावित करते हैं। जब छात्र वापस अपने देश में काम करने लौटते हैं, तो वहाँ की रिसोर्सेज और कंडीशन से तालमेल बैठना मुश्किल होता है। मेडिकल कॉलेज में भीड़। जब ज़्यादा छात्र विदेश में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, तो कई देशों में मेडिकल स्कूल ओवरक्राउडेड हो जाते हैं और छात्रों को उतनी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाती। इस वजह से छात्रों को ज़रूरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, जो उनके कौशल के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत पर इसका असर। भारत में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन घरेलू मेडिकल कॉलेजेस की जगह सीमित है। इसी वजह से कई छात्र स्टडी अब्रॉड करने का फैसला करते हैं, जिससे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाता है। विदेश से लौटे डॉक्टर के लिए मान्यता और उनकी एजुकेशन एंड स्किल को भारत में मान्यता देने में चुनौतियाँ आती है। तो क्या किया जाना चाहिए? भारत में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और करिकुलम को अपडेट करने पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर के मेडिकल स्कूल को नियमित करना चाहिए, ताकि स्कूल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। स्टूडेंट लोन, सस्ती शिक्षा और एक्सेसिबिलिटीज़ जैसे मुद्दों को हल करना चाहिए, ताकि हर होशियार छात्र अपनी मेहनत का फल पा सके। देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि मेडिकल एजुकेशन में सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एडहॉक जज। तो एडहॉक जज क्या है? एडहॉक जज एक टेम्पररी जज होता है, जो कुछ खास मामलों को सुनने के लिए चुना जाता है। यह परमानेंट जज की तरह नहीं होते, बल्कि इनकी नियुक्ति एक फिक्स टाइम के लिए की जाती है, खासकर जब न्यायाधीशों की कमी हो या कोर्ट पर ज़्यादा बोझ हो तब।
एडॉक जजेस के पास वही पावर्स और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जैसे रेगुलर जजेस की होते हैं, लेकिन उनका टेन्योर सीमित रहता है। क्या एडॉक जजेस को नियुक्ति करना बैकलॉग कम करने का एक सही तरीका है? तो एडॉक जज को नियुक्त करने के फ़ायदे हम देखते हैं। जब और जजेस होते हैं तो केसेस को जल्दी निपटाया जा सकता है। इससे परमानेंट जजेस को बोझ हल्का हो जाता है, जिससे वे बाकी मामलों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो तो यह टेम्परेरी राहत देने में मदद कर सकता है। कोर्ट की ज़रूरतों के हिसाब से जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। चुनौतियाँ, चैलेंजेस, एडॉक जजेस के टेम्पररी होने की वजह कभी कभी जजमेंट में कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है। अगर जज को मामलों का पूरा बैकग्राउंड या चल रहे केस का पता नहीं होगा तो काम में रुकावट आ सकती है। बैकलॉग के असल कारणों जैसे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम फंडिंग और परमानेंट जजेस की कमी को सुलझाए बिना यह सिर्फ अस्थायी समाधान हो सकता है। एडॉक जजेस के पास परमानेंट जजेस जितना एक्सपर्टाइज नहीं होता। बैकलॉग को कम करने पर प्रभाव, एडॉक जजेस छोटे और कम कॉम्प्लेक्स मामलों को जल्दी निपटाने में मदद कर सकते हैं। यह सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो बैकलॉग के असल स्ट्रक्चरल इशू को हल नहीं कर सकता। यह शॉर्ट टर्म रिलीफ के रूप में काम आता है, लेकिन लंबी अवधि में जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, एडॉक जजेस को नियुक्त करना बैकलॉग को कम करने के लिए एक टेम्पररी तरीका हो सकता है, लेकिन यह पूरी समस्या को हल नहीं करता। बैकलॉग की असली समस्या को सुलझाने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक बहुत बड़ा देश है जो मध्य अफ्रीका में स्थित है। यहाँ के पास प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, हीरे और तेल जो काफ़ी कीमती है, लेकिन इन देशों को कई वर्षों से संघर्ष, अस्थिरता और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे सशस्त्र समूह, राजनीतिक समस्या, पॉलिटिकल चैलेंजेस और कमज़ोर शासन व्यवस्था। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जनसंख्या 90 मिलियन से भी ज़्यादा है और इनके पास इतने सारे संसाधन होने के बावजूद यह दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक है। इनकी करंट सिचुएशन के बारे में हम जाने तो जारी सशस्त्र संघर्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न रीजन में सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई चल रही है, खासकर नॉर्थ किवू, साउथ किवू और इतुरी प्रांतों में। ये संघर्ष जातीय तनाव, खनिजों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारण हो रहा है। इन लड़ाइयों की वजह से हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। मानवीय संकट, इस संघर्ष के एक गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिया है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने, छत और चिकित्सा सहायता की ज़रूरत है। DRC में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और कई शरणार्थी युगांडा और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। अभी भी कई सशस्त्र समूहों द्वारा चाइल्ड सोल्जर का इस्तेमाल हो रहा है। एबोला और स्वास्थ्य समस्याएं, DRC में कई बार एबोला आउटब्रेक हो चुके हैं, जिसमें आखिरी प्रकोप
पूर्वी प्रांतों में हुआ था, जिससे स्वास्थ्य संस्था पर और दबाव पड़ा। कोविड-19 महामारी ने पहले से ही कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली और जटिल बना दिया है। मलेरिया, हैजा और खसरा जैसी बीमारियां भी अब बड़ी समस्याएं बन चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता। देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है, जो चुनावों, भ्रष्टाचार और शासन से जुड़ी समस्याओं को पैदा कर रही है। प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेडी ने 2019 में विवादित चुनावों के बाद पदभार संभाला और उनके नेतृत्व को विपक्षी दलों द्वारा चुनौती दी जा रही है। राजनीतिक विरोध और हिंसा आम हो गए हैं, जो और भी अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। यूएन पीसकीपर्स मोनुस्को को डीआरसी में तैनात किया गया है ताकि वहाँ सुरक्षा बनाए रखी जा सके और नागरिकों की रक्षा की जा सके। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटेरियन एड और संघर्ष समाधान में मदद कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी समस्याओं के सामने यह प्रयास कमज़ोर साबित हो रहे हैं। डीआरसी में मुख्य मुद्दे इथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्म ग्रुप जो संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सरकारी भ्रष्टाचार और कमज़ोर सरकारी संस्थाएं, लगातार डिस्प्लेसमेंट और मानवीय ज़रूरतें, हेल्थ थ्रेट जैसे एबोला, मलेरिया और कोविड-19, खनन और संघर्ष की वजह से पर्यावरणीय नुकसान, भविष्य के लिए दृष्टिकोण। डीआरसी को शांति और स्थिरता पाने के लिए बड़े संघर्षों का सामना करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन देश के अंदर गवर्नेंस, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को सुधारने की आवश्यकता है। जातीय समूहों और राजनीतिक पार्टियों के बीच रिकन्सिलिएशन और शांति निर्माण बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज के थे ये आर्टिकल्स और कुछ एडिटोरियल्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।